नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप लोग देख रहे हैं घोस्ट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची घटना जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कई कहानियां सुनी है मैंने, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वो ना तो किस्सों की तरह है, न कल्पना की उड़ान। ये एक हकीकत है, एक ऐसा सच जो आज भी मेरे साथ सांस लेता है। मेरा नाम अर्जुन है और ये कहानी है मेरे गांव बड़ेरिया की और उस बरगद के पेड़ की जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मेरा गांव बड़ेरिया ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जो हमें बाकियों से अलग बनाती थीं। जैसे गांव के बाहर का वो पुराना बरगद का पेड़, लोग उसे फांसी वाला पेड़ कहते थे। बचपन में जब कभी उधर से गुजरते, मां कान खींचकर दूसरी तरफ मोड़ देती, कहती, उधर मत देखना अर्जुन, वो पेड़ देखता है। तब समझ नहीं आता था कि पेड़ कैसे देख सकता है, लेकिन अब मैं जानता हूं, वो सिर्फ देखता नहीं था, पुकारता भी था। मैं 24 साल का था जब 10 साल बाद पहली बार गांव लौटा। शहर की जिंदगी में उलझा हुआ था, लेकिन दादी की मृत्यु का समाचार मिला तो आना पड़ा। घर पहुंचा, माहौल भारी था। शाम को रस्में पूरी हुईं, सब थके हुए थे। मैं छत पर लेटा हुआ था जब अचानक कोई धीमी आवाज सुनाई दी, भैया। मैं चौंक गया। आसमान साफ था, दूर कहीं उल्लू की आवाज आई। फिर वही आवाज, भैया, अर्जुन भैया। ये आवाज मुझे अच्छी तरह याद थी। ये तो मेरी बहन श्रेया की आवाज थी। लेकिन वो कैसे? श्रेया तो मर चुकी थी 10 साल पहले, ठीक उस पेड़ के पास। उस रात कुछ बदल गया था, जैसे मेरे भीतर कुछ फिर से जाग गया हो। श्रेया की आवाज, वो आवाज जो मैं 10 सालों से सिर्फ यादों में सुनता था, वो अचानक मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं डर गया था, लेकिन डर के साथ एक अजीब सी खींच भी महसूस हो रही थी। मैं छत से नीचे उतरा। सब लोग सो चुके थे। दरवाजा धीरे से खोला और बाहर निकल गया। गांव की गलियां सुनसान थीं, सिर्फ मेरे कदमों की आहट थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। मैं उसी रास्ते पर चल पड़ा, उस पेड़ की ओर। बरगद का वो पेड़, वही पुराना, विशाल और डरावना। उसकी लटकती हुई जटाओं के बीच अंधेरा सांप की तरह रेंग रहा था। हवा एकदम ठंडी हो गई थी, लेकिन पसीना मेरे माथे से बह रहा था। जैसे ही मैं पेड़ के पास पहुंचा, एक ठंडी लहर मेरे बदन से गुजरी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं वहीं रुक गया। पर फिर, भैया देखो ना, मैं यहां हूं। मैंने देखा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पेड़ के नीचे एक छोटी सी परछाई खड़ी थी। सफेद फ्रॉक, उलझे बाल और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान जो मेरी बहन की थी। लेकिन उसकी आंखें, वो काली, खाली और ठंडी थीं। श्रेया, मैंने फुसफुसाया। वो सिर हिलाकर मुस्कुराई। इतने सालों बाद आए हो, चलो ना, पेड़ के पास चलो, मां भी वहीं है। मैंने कदम पीछे खींचे। मां तो घर पर सो रही है। श्रेया की आंखें लाल हो गईं। नहीं भैया, असली मां यहीं है, वही जिसे तुम्हें देखना है। आओ ना, बस एक बार। उसकी आवाज में अब मासूमियत नहीं थी, उसमें कोई और था, जैसे किसी और की छाया उस पर चढ़ गई हो। मैं वहां से भागा, बिना पीछे देखे। सांसें टूटी फूटी, दिल जैसे सीने से बाहर आने वाला हो। घर आकर जब तक दरवाजा बंद किया, तब तक मुझे यकीन हो गया था कि वो सिर्फ मेरी बहन नहीं थी, कुछ और भी था उसके पीछे। पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद नींद मेरी आंखों से रूठ गई। हर बार जब आंख बंद करता, वो चेहरा सामने आ जाता, श्रेया का चेहरा। लेकिन अब वो वही नहीं रही थी। उसकी आंखों में जो शून्यता थी, वो इंसान की नहीं थी। अगली सुबह मां ने मेरी हालत देखी, बुझा चेहरा, सूजी आंखें और कांपते हाथ। सब ठीक है अर्जुन? उन्होंने पूछा। मैंने झूठ बोल दिया, बोला, हां मां, बस थोड़ा थक गया हूं। पर अंदर कुछ टूट रहा था और डर पल पल बढ़ रहा था। उस दिन दोपहर को मैंने एक फैसला किया, मुझे सच्चाई जाननी थी। गांव में एक बूढ़ा आदमी था, बाबा रघुनाथ। कहते हैं वो पेड़ के इतिहास को जानता था और उन बातों को भी जिन्हें बाकी लोग सिर्फ अफवाह कहते थे। मैं सीधा उनके घर पहुंचा। दरवाजा खड़खड़ाया। अंदर से आवाज आई, आ गया तू? मैं जानता था। मैं चौंक गया। वो पहले से कैसे जान सकता था? बाबा ने दरवाजा खोला। उनकी आंखें धंसी हुई थीं, जैसे बरसों से नींद नहीं ली हो। तू पेड़ के पास गया था ना? मैंने धीमे से सिर हिलाया। उन्होंने सांस खींची और बोले, अब तुझे बुलावा आ गया है बेटा,
अब वो तुझसे जुड़ गई है। कौन? वो जो पेड़ में बंधी हुई है, जो मुक्ति चाहती है और अब तुझ में से रास्ता बनाएगी। लेकिन वो तो मेरी बहन थी। बाबा की आवाज एकदम सख्त हो गई। नहीं अर्जुन, वो तेरी बहन नहीं थी। उसकी शक्ल में छिपी आत्मा थी कोई और। ये पेड़ चेहरों का खेल खेलता है। जो तुझे सबसे ज्यादा प्यारा है वही बनकर सामने आता है और फिर धीरे धीरे तेरे अंदर समा जाता है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो अब मैं क्या करूं? बाबा ने मेरी ओर एक माला बढ़ाई, नींबू, मिर्च और काले धागे से बनी हुई। आज रात जो भी हो, पेड़ के पास दोबारा मत जाना। अगर आवाज आए तो जवाब मत देना, वरना जो बचा है वो भी खो देगा। मैंने माला ले ली, लेकिन क्या इंसान वाकई अपने अतीत की आवाजों से बच सकता है? रात फिर आई और साथ लाई वो आवाज। रात होते ही जैसे हर चीज बदलने लगती है, दीवारें सिमटने लगती हैं और सन्नाटा बोलने लगता है। उस रात भी सब वैसा ही हुआ, बस फर्क ये था कि अब मुझे पता था कोई मुझे देख रहा है, पुकार रहा है। मैंने बाबा की दी हुई माला अपने गले में पहन ली थी। मां को कह दिया कि तबीयत ठीक नहीं है और कमरे में बंद हो गया। पर जैसे जैसे रात गहराती गई, वो आवाज फिर आने लगी। भैया, अर्जुन भैया, मुझसे बात करो ना। मैंने तकिए से अपने कान बंद करने की कोशिश की। तुम डर गए मुझसे। मैं तो तुम्हारी बहन हूं ना, तुम्हारी प्यारी श्रेया। आवाज अब कमरे के अंदर से आ रही थी। मैंने दरवाजे की ओर देखा, खुला हुआ था, जबकि मैंने तो उसे अंदर से बंद किया था। धीरे धीरे एक परछाई अंदर आई। सफेद फ्रॉक, गीले बाल और गले में वही टूटी हुई बाला जो श्रेया पहना करती थी। भैया, आपने मुझे उस दिन बचाया क्यों नहीं? मैं तो घर में था श्रेया, मुझे पता ही नहीं चला। झूठ। अब उसकी आवाज में घमक थी, आंखें एकदम काली, गालों पर सूखे खून के निशान। तुम सुन सकते थे मेरी चीखें, पर तुमने मुंह फेर लिया। मैं बच्चा था, मैं डर गया था। अब तुम फिर डर रहे हो। वो मेरे पास आई और उसके होंठ मेरे कान के पास आए। इस बार बच नहीं पाओगे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी कलाई पर एक ठंडा, सख्त जकड़ महसूस हुआ। मैंने जोर से चीख मारी और तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा, हांफता हुआ, कांपता हुआ। कमरे में अंधेरा था, लेकिन वो परछाई अब गायब थी। गले की माला अब काली पड़ चुकी थी। बाबा ने कहा था कि पेड़ पुकारता है, लेकिन अब वो पेड़ मेरे अंदर आ गया था और मुझे पता चल गया था अगला कदम मौत का हो सकता है। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे कुछ याद नहीं था। बस इतनी याद थी कि मैंने चीख मारी थी और फिर सब अंधेरा हो गया था। लेकिन जब मैंने आईने में खुद को देखा, मैं वहीं जम गया। मेरी कलाई पर एक गहरा नीला निशान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा फांसी के बाद गले पर पड़ता है। लेकिन यह निशान मेरे हाथ पर क्यों था? मां ने पूछा। यह कैसे हुआ? मैंने झूठ बोल दिया। बिस्तर से गिर गया था, शायद कुछ लग गया। पर मैं जानता था यह निशान उस आत्मा का था जो अब मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। मैं वापस बाबा रघुनाथ के पास गया। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, तू अब सीमा लांघ चुका है बेटा, पेड़ तेरे खून में घुल गया है। तो क्या अब कुछ नहीं हो सकता? मैंने कांपती आवाज में पूछा। बाबा ने गहरी सांस ली। एक तरीका है, लेकिन उसमें जान का खतरा है। क्या? श्रेया की आत्मा को उसी पेड़ के नीचे अंतिम मुक्ति देनी होगी। आग से नहीं, उसकी सच्चाई से। कैसी सच्चाई? जिस रात श्रेया मरी थी, उस रात जो कुछ हुआ उसे तूने कभी पूरी तरह देखा नहीं, लेकिन अब तुझे सब याद करना होगा। हर वो पल, हर वो दृश्य, चाहे जितना दर्दनाक हो। आत्माएं तब तक मुक्त नहीं होती जब तक कोई उनका सच नहीं बोले। मैं देर रात अकेले एक बार फिर उस पेड़ के नीचे गया, इस बार न भागने के इरादे से, बल्कि सच का सामना करने के लिए। मैंने पेड़ के नीचे दीपक जलाया और आंखें बंद करके कहा, श्रेया, अगर तू है यहां तो आजा, आज मैं भागूंगा नहीं। हवा थम गई, एक ठंडी सी सिहरन मेरे पीठ से ऊपर चढ़ी और फिर वही आवाज, भैया। मैंने आंखें खोली। वो सामने खड़ी थी, अब पहले जैसी नहीं। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द था। तू क्यों नहीं आया उस रात? उसने पूछा। मैं फूट पड़ा। मुझे डर लग रहा था। श्रेया, मैं सुन रहा था तुम्हारी चीखें, लेकिन मैं मां के सीने में मुंह छुपाकर बैठ गया। मैं बाहर नहीं आया और तुम चली गई। वो चुप रही, आंसू उसके गालों पर बहने लगे।
आत्माएं भी रो सकती हैं, ये आज जाना। मुझे माफ कर दे, प्लीज। वो धीरे से आगे बढ़ी और मेरी माला को हाथ लगाया। माला फिर से पीली हो गई। अब मैं जा सकती हूं भैया। और वो धुएं की तरह हवा में घुल गई। उस रात बरगद के पेड़ की जटाएं हिलती रहीं, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मैं समझ चुका था, कभी कभी मुक्ति डर से नहीं, बल्कि सच्चाई स्वीकारने से मिलती है। उस रात के बाद मुझे लगा सब खत्म हो गया। श्रेया को मुक्ति मिल गई थी और अब मैं अपने अतीत के उस काले पन्ने को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। लेकिन कुछ कहानियां पूरी तरह खत्म नहीं होती, बस शांत हो जाती हैं। कुछ दिन बीते, गांव पहले जैसा हो गया। पेड़ अब पहले जैसा डरावना नहीं लगता था। लोग अब उसके पास से गुजरते हुए रुकते नहीं थे, लेकिन भागते भी नहीं थे। मैंने बाबा रघुनाथ से आखिरी बार मिलने की सोची। उनके पास पहुंचा तो वो मुझे देखकर मुस्कुराए। तेरी आंखों में अब डर नहीं है अर्जुन, क्योंकि मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली बाबा। उन्होंने सिर हिलाया। पर एक बात याद रखना। क्या? पेड़ सिर्फ आत्माओं का घर नहीं है, वो इंसानों के डर, अपराध बोध और पाप भी सोख लेता है। अगर फिर कभी कोई नई आत्मा उस दर्द से गुजरेगी तो वो पेड़ फिर जगेगा। मैंने पूछा, क्या अब भी उसमें कोई आत्मा है? बाबा ने मेरी ओर देखा और कहा, हर पेड़ में एक कहानी होती है बेटा, और जब कोई उस कहानी को पूरा करता है तभी आत्माएं जाती हैं। तूने अपनी बहन को मुक्त किया, पर पेड़ अब भी वही है। अब तू उसकी कहानी का हिस्सा बन चुका है। मैं घर लौट आया। अब मैं अक्सर उस पेड़ के पास बैठता हूं, चुपचाप। वहां कोई डर नहीं, बस एक अजीब सी शांति है, जैसे किसी ने मुझे माफ कर दिया हो। एक शाम मैंने देखा एक छोटी बच्ची पेड़ के पास खड़ी है। मैंने पूछा, बेटा तुम यहां क्या कर रही हो? वो मुस्कुराई और बोली, कहानी सुनने आई हूं। कहते हैं इस पेड़ के पास डर की कहानियां रहती हैं, और जो उन्हें समझ ले उसे डर कभी छू नहीं सकता। मैं हंस पड़ा और पहली बार खुद को हल्का महसूस किया। शायद अब मेरी कहानी